हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान एक ही एशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और थोड़ा सा ठंड से बचे रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। जैसा नाम वैसा ही काम। चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, जहाँ बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के लिए हर एक चीज़ जो भी पॉसिबल चीज़ है इंग्लिश मीडियम के लिए वो यहाँ पे कराया जा रहा है। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th और मीडियम है आपका इंग्लिश, तो ये चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस आएगा तब तक आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, जो लोग बिल्कुल से नए हैं, आज चैनल में एक ही बात बोलेंगे, प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट की चीज़ें देख लेना, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कर लेना। और जो लोग बोल रहे हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वगैरह वगैरह, उनके लिए मैं एक वीडियोस लाने वाला हूँ, टेंशन खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस का डिकोड सीरीज, और जिसमें हम लोग करेंगे 40 MCQ। सही बता रहा हूँ, आज हम लोग 80 MCQ आता है, बट हम लोग आज 40 MCQ करेंगे विद कनेक्टेड क्वेश्चन। जिस तरीके से SST में करते आ रहे थे, सोचा मैं साइंस का थोड़ा बहुत करा देता हूँ, है ना। वैसे करेंगे हम लोग पूरा साइंस का, SST का, ठीक है, पूरा करेंगे, PYQ का भी करेंगे, सैम्पल पेपर का भी करेंगे, बट थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, जो भी चीज़ें होते हैं वहाँ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, बहुत लोग जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनका PDF मांगते हैं। देखो, वो पेड चीज़ें हैं, जो लोग जिनके पास सैम्पल पेपर है उनके पास ऑलरेडी ये PDF है ही। ठीक है, आज हम लोग करेंगे साइंस का सेंटर पेपर, तो आप लोग जिनके पास PDF है वो ज़रूर से ज़रूर ओपन करके बैठ जाइए। और जो भी चीज़ें मैं कनेक्टेड चीज़ें लिखाने वाला हूँ, और साथ में जो कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स है जो पूछे जाएंगे, ठीक है, जा सकते हैं या आ चुके हैं, वो भी मैं बता दूंगा साइंस के लिए स्पेशल। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए एक वीडियोस आ जाएगा स्पेशली, कौन कौन सा न्यूमेरिकल्स देखना है, छोड़ना है, याद करना है, वो सब बता देंगे। ठीक है, फिलहाल जिनके पास सैम्पल पेपर नहीं है वो लोग बाय कर सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके। इसमें सिंपल सा सैम्पल पेपर और सेंटर पेपर है, वहाँ जाके PYQ VYQ मत करने लगना। ठीक है, मैसेज में PYQ है नहीं है, सब्जेक्टिव है नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियोज़ में कंप्लीट बता रखा है, दिखा भी रखा है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वेश्चंस है, क्या क्या और भी जो भी फीचर्स है वगैरह है। ठीक है, इसमें ये दोनों बुक मिला करके, सैम्पल और सेंटअप मिला करके, इसमें PYQ की चीज़ें हैं, मॉडल पेपर है, सेंटअप पेपर है, हर एक चीज़ है इसी में। भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन को गोल गोल घुमाता है, उसी तरीके से ये भी बुक है ये, और ये बुक PDF ई बुक के फॉर्मेट में आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 200 रखा था, बट सबके लिए रख दिया। ठीक है, किसी का भी ज़्यादा ना खर्चा हो जाए, इसलिए 200 में आप बाई कर सकते हैं। और साथ में मैथ के सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और भी कुछ ई-बुक्स आएंगे, तो वो भी आपको इसी 200 रुपये में आपके हवाले कर दिया जाएगा। तो लेना ना भूले। और साथ में जिनके पास सैम्पल पेपर है, सॉरी सेंटर पेपर है, 2021 का सेट आप लोग निकाल लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। आज हम लोग 2021 का क्वेश्चन करेंगे, साइंस का सेंटअप पेपर। इस साल का 2024 का भी करेंगे, और इस साल का जो 2024 में जो भी क्वेश्चन पूछे आप उसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। खास करके सब्जेक्टिव 3 से 4 सब्जेक्टिव वहाँ से डायरेक्ट आ जाएंगे, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसे मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं पहले से बता रहा हूँ। साथ साथ में जितने पॉसिबल सब्जेक्टिव है मैं साथ साथ बताते चलूँगा, तो मेरे बात को ध्यान से सुनते चलो, और वीडियोस को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और एयरफोन वगैरह लगाना लगा लो, और वीडियोस को फास्ट कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत 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 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितने लॉज है? तो ये तो आपको मालूम है, अगर रिफ्लेक्शन बोले तो भी ठीक, रिफ्रैक्शन बोले तो भी ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात रखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको सब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सब्जेक्टिव रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, सिंपल से मैं थोड़ा थोड़ा बताना चाह रहा हूँ जी। आपके एग्जाम में कॉपी कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है, इस तरीके का रहता है। तो अगर आपसे पूछा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप सबसे पहले आंसर लिखोगे, आंसर नंबर 1 2 3 जो भी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसको थोड़ा सा आज मैं तुम्हें कुछ चीज़ें साथ साथ बताते चलूँगा ताकि तुम्हारे एग्जाम में हेल्प हो। जैसे तुमने यहाँ लिखा, भाई क्या हो रहा है, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट मुझे तो, ठीक, अब ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। जैसे आंसर क्वेश्चन पूछा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपसे सिंपल सा पूछा, आप किस तरीके से उसका आंसर दोगे मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से एग्जाम में आंसर देना, अच्छा नंबर देगा। जैसे आंसर है तो लिखा आंसर, ठीक है, जैसे A नंबर, अच्छा वहाँ पे ये मेंशन जरूर करना आप सेक्शन किसका बना रहे हो। जैसे सेक्शन B में आपका ऑब्जेक्टिव है तो पहले सेक्शन B लिख लेना। ठीक है, कोई ब्लू ब्लैक जिससे लिखना, अगर ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से आप उसको डिब्बा से गोल बंद कर देना कि सेक्शन B का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आप सिंपल लिखना आंसर। ठीक है, आंसर कौन सा है, अगर 1 है तो 1 लिख करके इस तरीके से कर देना, 2 लाइन लिखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप यहाँ पे छोटा सा एक हेडिंग बना लोगे। ठीक है, यहाँ पे देख देना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी पूछा है। ठीक है, इस तरीके से अगर करते हो तो उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो
क्या देखा, नंबर, और इस तरीके से एक लाइन बना दे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हम बता देते हैं। तो 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या क्या फटाफट बोलो। तो पहला, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट, हाँ, तो पहला लॉ क्या बोलता है, फटाफट बोलो मेरे साथ साथ, तुमको तो याद ही होगा, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं लिख लूँ क्या, लिख देता हूँ, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस, और मैं कुछ चीज़ें और भी बता रहा हूँ, ठीक है। इज किसके इक्वल होगा, इज, मैं इन क्यों लिख रहा हूँ, इज इक्वल होगा किसके, बोलो, इक्वल टू द, आ जाओ इधर, एंगल ऑफ, बहुत या तो रिफ्लेक्शन पूछेगा तो रिफ्लेक्शन पूछेगा, दोनों पूछेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन का लिख रहा हूँ ना, रिफ्लेक्शन पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, और दूसरा लॉ क्या था, पहला ये हो गया, दूसरा क्या था कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल टू द मिरर है या फिर रिफ्लेक्टेड रे सभी एक लाइन में लाई करते हैं। तो लिख देते हैं, 1 मिनट में पॉज करके लिख देता हूँ, है ना। हाँ, तो मैंने पूरा दूसरा लॉ भी लिख दिया। अब तुम लोग एक चीज़ ये कर सकते हो, पहला तो इस तरीके से लिख सकते हो, इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक टैग समझ लो, ठीक है। ये इक्वल है तो इसके नीचे अगर ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से हाईलाइट कर दोगे। हाईलाइट मतलब वो पूरा घोषणा नहीं, बस सिंपल से एक लाइन देना है, ठीक है। इक्वल हो जाएगा इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन पे बस आप टिक कर देना, ताकि देखो वो इंसिडेंस देखेगा हाईलाइटेड जी, ठीक है, और इक्वल देखेगा और रिफ्लेक्शन देखेगा, तुमको टिक कर देगा, ठीक है। ये सही आंसर है। इस तरीके से वो कम टाइम में तुमको चेक कर लेगा तुम्हारा कॉपी को। और दूसरा में क्या कर सकते हो, ये ऑल लाइन सेम प्लेन, यानी आपका देखो इंसिडेंट रे, ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्मल टू द मिरर और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइन सेम प्लेन, ये 3 जगह हाईलाइट कर दिया। एक ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से कर दिया, ठीक है। तो इस तरह रेड इस्तेमाल नहीं करना, तो जिंदगी लाल हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ब्लू ब्लैक ही इस्तेमाल करना है, उसके बाद किसी पे विश्वास नहीं करना है। और क्या कर सकते हो, कॉपी को अट्रैक्टेड बनाने के लिए एक नॉर्मल सा प्लेन बना लेना, ठीक है, पेंसिल से बनाना है डायग्राम का, एक इंसिडेंट रे का डायग्राम बना देना, ठीक है, और एक आपका नॉर्मल दिखा देना और एक आपका रिफ्लेक्टेड रे दिखा देना। अगर तुम इस हिसाब से कर देते हो तो वो अगर इधर पढ़ेगा भी नहीं, अगर ये डायग्राम देखेगा फिर भी तुमको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। इस हिसाब से तुम चीज़ों को अगर करोगे, और यहाँ पे लिख भी देना नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, ये सरफेस हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, या एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इस तरीके से आप चीज़ों को अगर डायग्राम में भी दिखा देते हो इस चीज़ को, तो बहुत अच्छा नंबर दे देगा, कोई नंबर काटने का मसला ही नहीं आएगा, ठीक है। तुम लोग जो डरते हो कि इंग्लिश मीडियम में नंबर काटेगा, तुम उसका कुछ काट के रखो, नहीं ना, तो तुम्हारा नंबर क्यों काटेगा, अच्छे से लिखोगे तो नंबर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, किस हिसाब से रिप्रेजेंट करना समझ में आ गया ना, अगर आ गया तो इस तरीके से कर लेना। यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी पूछ ले तो सेम इसी तरीके से आप चीज़ों को कर लेना, ठीक है, डायग्राम चेंज बस हो जाएगा, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, और कुछ चीज़ें बताना है, चलो सेकंड में बताते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में मैक्सिमम होगा, ये एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन लिया गया, टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन लिया गया। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी भी टाइम है, कोई ज़्यादा देर नहीं हुआ, अगर तुम 15 जनवरी तक भी अगर सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो ढंग से, बस तुमको दिक्कत ये आएगा, मतलब थोड़ा सा तुम ये कर सकते हो, मेहनत ज़्यादा करना होगा, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। इस बुक को ले लेना, ठीक है, इसमें देखना क्वेश्चंस के लेवल किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप उस लेवल तक का पढ़ाई कर लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी तक अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। और जो लोग बहुत कुछ पढ़ लिया फिर भी उनको लगता है कि यार आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, रिविज़न करते रहो, रिविज़न में डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं ताकि और भी चीज़ें हमको बताना है। आ जाओ बताना है किधर से, एक मिनट, ठीक है, ये उधर जाओ, ठीक है, चलो उधर जादू हो गया। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, ये वेलोसिटी मैक्सिमम किस में पाया जाता है, आपका वैक्यूम में पाया जाता है, ठीक है, किस में पाया जाता है, वैक्यूम में पाया जाता है। और इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल कनेक्टेड। अच्छा, लाइट ट्रैवल करता है फास्टेस्ट वैक्यूम में, ये तो आपको मालूम है, मैक्सिमम कितना स्पीड में चलता है, स्पीड कितना होता है बताओ, स्पीड कितना होता है वैक्यूम में, बताओ स्पीड कितना होता है। स्पीड होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये वाला मत भूल जाना, है ना, ये इग्नोर मत कर देना, दिक्कत तो गलत हो जाएगा, है ना। ये याद रखना कितना स्पीड में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये किस टॉपिक से लिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छे से देख लेना। और कुछ चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, और खास करके 2-3 चीज़ों का, तो मैं तुम्हें यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव
लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइट पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप उसके सेकंड चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन है, अगर 3 चैप्टर को फिजिक्स में ढंग से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया एनसीईआरटी से, तो तुमसे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ। और इस तरीके से केमिस्ट्री के भी 3 चैप्टर, बायो का भी 3 चैप्टर कर लो, निकल जाएगा, आराम से हो जाएगा। 9 चैप्टर पढ़ के भी तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं तुम पूरा सिलेबस कर लो, 50% बनाना ही है, वहाँ से बन जाएंगे। और ये 3 चैप्टर स्टार्टिंग के, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा था मैं, है ना। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो देखो सबसे ज़्यादा ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये पूछता है अक्सर, ज़्यादातर पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो 1.00, ये पॉइंट भी जीरो लग रहा है, ठीक है, पॉइंट भाई दिख ही नहीं रहा, 0.0003, ऐसे याद रखना, 3 को 0 तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, याद कर लेना अच्छे से। और किसका पूछता है, वाटर का पूछता है। वाटर का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो 1.33 होता है। हाँ, एक बहुत ज़्यादा पूछता है, एक होता है डायमंड का, ये अच्छा बहुत बार पूछता है, ठीक है। डायमंड का पूछता है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42, ठीक है। ये सब चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेना, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाई विच apparatus इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट पॉसिबल। डिस्पर्जन ऑफ लाइट पॉसिबल किससे होता है, तो किससे होता है, फटाफट सोचो, बताओ। आपका प्रिज्म से होता है ना। चलिए, प्रिज्म से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो यही देखो, यह क्वेश्चन नंबर 5 में ही दिख रहा है प्रिज्म से क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, मैं बता दूंगा प्रिज्म पे। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कितना होना चाहिए, बहुत मतलब अक्सर पूछता है, और हम लोग अक्सर सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। 25 तो हम लोग को याद रहता है, बट सेंटीमीटर, मीटर यही कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो याद रखना सेंटीमीटर, ठीक है। चलो देखो कैसे याद रखोगे, क्लियर, सी से क्लियर, सी से सेंटीमीटर, इस तरीके से बना लेना, अगर याद तो हो ही जाना चाहिए, याद कर लेना, 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए, प्रिज्म इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी सरफेस। प्रिज्म जो है कितने सरफेस से सराउंडेड होता है, तो कितने से होता है, 5 होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इससे अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा पूछता है प्रिज्म से रिलेटेड, ठीक है। डिस्पर्सन क्या होता है, डेफिनेशन देख लेना, ठीक है। प्रिज्म जो आपने पढ़ा था, है ना। अच्छा, प्रिज्म में जब आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने एक सीरीज़ पढ़ा था, विब क्योर जिसका नाम था, ठीक है। विब आपका GYOR, ठीक है, एनसीईआरटी में चीज़ है सारा का सारा, ठीक है, विब क्योर है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ पूछता है कि जो रेड लाइट है, जो रेड लाइट होता है, ठीक है, ये बेंड करता है कहाँ, मतलब कितना, लीस्ट या मोस्ट, इस तरीके से क्वेश्चन था। मैं थोड़ा सा कलर आई थिंक ब्लैक ही सही था, चलो मैं फिर से कर लेता हूँ। जो यहाँ पे रेड लाइट है, ये बेंड करता है, कितना बेंड्स, लीस्ट, द लीस्ट, याद रखना। और जो आपका वॉलेट है, ठीक है, ये मोस्ट बेंड करता है, ठीक है। जो वॉलेट मैं बता देता हूँ किस तरीके से, याद भी रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वॉलेट जो है ये मोस्ट बेंड करता है, ठीक है। जैसे आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म था कुछ इस टाइप का प्रिज्म था, जब यहाँ से लाइट पास हो रहा था तो इस तरीके से बेंड हो रहा था, ठीक है। तो देखना, विब क्योर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से, ठीक है, आई थिंक रुको 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आर आता है, तो सबसे कम बेंड कौन मुड़ता, कौन है, आर। देखो यहाँ कम मुड़ रहा है ना, ये सीधा इससे कम मुड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा कौन मुड़ रहा है, ये वॉलेट वाला सबसे ज़्यादा मुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट बेंड करता है। और रेड जो है वो लीस्ट बेंड करता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, इसको आप याद रख लेना, स्टार पॉइंट लगा करके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। डिस्पर्सन क्या होता है, ये अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए, और इसके कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और जो ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार हो गया, और आपको जो 2 मिनट सनराइज और सनसेट से पहले दिखता है, वो उसका कारण क्या है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार क्यों होता है, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। ये सब टॉपिक्स है, आप इसको अच्छे से देख लेना, है ना। फॉर्मेशन ऑफ रेम्बो का कैसे फॉर्मेशन होता है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, सब्जेक्टिव में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखो, फॉर्मेशन ऑफ रेम्बो, देखो आया ना, व्हाट इज रेम्बो, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपको डायग्राम के साथ मैंने बता के रखा है इस पेपर में, हर एक चीज़, जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे जो भी चीज़ें पॉसिबल है मैंने इसमें दे रखा है सब्जेक्टिव के साथ। तो जिनके पास है आप इसको सब्जेक्टिव ज़रूर याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव तो मैं करा ही रहा हूँ, साथ में सब्जेक्टिव और भी चीज़ें दूंगा, लेकिन इतना करके रखना, इतना काम मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच मिरर ऑलवेज, यहाँ बात कर ऑलवेज का, ऑलवेज गिव्स स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट, कौन सा मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कनकेव कन्वेक्स के मिरर के यूजेस अच्छे से याद रखना, पूछता है। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है, कनकेव कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, ठीक है। इस तरीके से फोकल लेंथ कैसा होता है, इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब अनगिनत, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी 1 शॉट ही कर लेना, काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल बात करें, स्मॉलर इमेज कौन सा देता है आपका,
कॉन्वेक्स देता है, ठीक है। कॉन्वेक्स में और अच्छा एक एक क्वेश्चन आता है एक कॉन्वेक्स से ही रिलेटेड, एक न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनता है कि आपको बोलेगा कि फोकल लेंथ दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा? फोकल लेंथ दे देगा। आई थिंक फोकल लेंथ निकालने देता है, एक मिनट। हाँ, एक फोकल लेंथ से क्वेश्चन देता है आपको, सिंपल से एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन देता है जिसमें रेडियस आई थिंक 32 था, है ना, 32 सेंटीमीटर देता है, ठीक है। वो देता है, इस हिसाब से आप एनसीईआरटी में ओपन करना अपने बुक का, वहाँ पे कनकेव मिरर का कनकेव मिरर में ही इंटेक्स का शायद आई थिंक फर्स्ट ही क्वेश्चन होगा, वहाँ पे आपको फोकल लेंथ दिया रहता है, रेडियस 32 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ, उस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा अच्छे से इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा। हो सकता है आपको रेडियस निकालने दे दे तो सिंपल से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, अगर हो सकता है आपको सिंपल सा फोकल लेंथ ही निकालने दे दे तो r/2 कर देना है, रेडियस का वैल्यू जितना भी दे, ठीक है। अक्सर ज़्यादा 16 देता है, ठीक है, या तो आपका 32 देता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये सब देता है, और 14 देता है। ये कुछ चीज़ें अक्सर डाटा में रहता ही है, ठीक है। 14 ज़्यादा मैंने देखा है, ठीक है। आपको सिंपल सा दे देगा आर का वैल्यू दे देगा आपको 14 सेंटीमीटर, और बोलेगा फोकल लेंथ निकालो, तो सिंपल सा एफ इक्वल टू कितना होता है r/2, यानी 14/2 यानी 7 हो जाएगा। इस तरीके से बहुत देता है, मतलब अनगिनत। तो ज़्यादा 14 से आपका 16, 32 ज़्यादा पूछता है, तो ये डाटा भी मैंने बता दिया, और इस फार्मूला का यूज़ बहुत बार पूछता है। अच्छा, और चीज़ें इससे रिलेटेड, इसका जो नेचर होता है कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर की बात करें आप, देखो नेचर कैसा पोजीशन होगा, कहाँ बनेगा इमेज, आपके एनसीईआरटी में जो कुछ बॉक्स है इस चैप्टर के, ठीक है, इस तरीके से बैक्स अगर आप फोकस में रखेंगे कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में रखेंगे कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होता है, डिमिनिश होता है, हाईली डिमिनिश होता है, तो इस टाइप के जो भी है उस बॉक्स के क्वेश्चन आपको, मतलब उस बॉक्स में डाटा आपको याद होना चाहिए। वहाँ से ऑब्जेक्टिव भर के बनते हैं, मतलब भर के लाइट चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको अच्छे से देख लेना है। तो फिलहाल हम लोग बात करें कन्वेक्स की बात करें, तो ये जो होता है इसका नेचर की बात करें, ये कैसा होता है, नेचर ऑफ द इमेज का नेचर ऑफ द इमेज कैसा होता है, यहाँ पे इमेज जो होता है ये कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कैसा होता है? वर्चुअल, हो सकता है ये पूछ ले, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इस हिसाब से बहुत सारे हैं, आपका कनकेव, कन्वेक्स मिरर, लेंस का भी होंगे, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। इसका अच्छा कन्वेक्स मिरर के, अच्छा कन्वेक्स इसका मिरर के यूजर्स कहाँ होते हैं? रियर व्यू मिरर में, ठीक है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? गाड़ी वगैरह में, है ना, ठीक है। और ये इरेक्ट सीधा इमेज बना के देता है, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। यूजर्स अच्छे से देख लेना, चाहे वो मिरर हो या फिर आपका लेंस, मतलब कनकेव हो या कन्वेक्स, दोनों का, ठीक है। रियर व्यू मिरर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। शेविंग मिरर के लिए इस्तेमाल कौन सा करते हैं, डेंटिस्ट लोग कौन सा मिरर इस्तेमाल करता है, तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना। मैं बता रहा हूँ, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और आपका वो क्या बोलते हैं उसको यार, ह्यूमन आई, ये 3 चैप्टर को ढंग से देख लेना, अच्छे से शिद्दत के साथ एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक वाला देख लेना, रीड कर लेना। मैं बता रहा हूँ, ऐसा आपका फिजिक्स का काम क्लियर हो जाएगा। आ जाओ इलेक्ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है कि बोथ स्केलर एंड, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक क्या, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी कब बोलेंगे? जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस, वही टॉपिक में ही है पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ भर के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं भी तुम्हें करा देता हूँ, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस, आ जाओ देखो, पोटेंशियल मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ ताकि लिख लेना, पढ़ लेना, एग्जाम में आएंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, चलो आ जाओ, यहाँ से हम लोग दिखाते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? पहला बात, पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्टकट में इक्वल टू कितना होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। इम्पॉर्टेंट है इसको, ये तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, कभी कभी डिनोट से भी क्वेश्चन पूछ देता है। वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, और चार्ज को हम लोग किससे करते हैं? Q से। अगर इस पे एक क्वेश्चन आता है, वो मैं करा देता हूँ, इसको ऐसे लिखा हुआ रहे या फिर ऐसे लिखा हुआ रहे, बात बराबर है, ठीक है। बहुत लोग मैं 8 क्यों लिख रहा हूँ यार, कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, तो ये बात ही, ठीक है, सेम ही चीज़ है, याद रखना। V क्या डिनोट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या? वर्क डन। Q चार्ज, ठीक है, समझ में आ गया? आ तो गया। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें बता दे, बिल्कुल। SI यूनिट बताओ फटाफट से। SI यूनिट किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। SI यूनिट क्या होता है बेटा बताओ? ये इसका होता है वोल्ट होता है, ठीक है। इसका वो जो वोल्टा था ना, इसका जो
ये वर्ड ये डिस्क्राइब किया था, वोल्ट, उनका नाम भूल रहा था, ठीक है, वोल्ट ही है, ठीक है, याद रखना। एसआई यूनिट कितना होता है इसका, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्ट, और ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो लिख देना, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख देना और एसआई यूनिट लिख लेना, और उसका आपको हिम्मत नहीं है नंबर काटने का, सीधा सीधी बात है। और हाँ, इसको पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम बताओ, इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहता है, मेजर। इस तरीके से अगर तुम पढ़ोगे, ठीक है, इस बुक का इस्तेमाल करोगे, तुम्हारा क्वेश्चन इससे से आ जाएगा, ठीक है, हर एक चीज़ कवर हो जाए। इंस्ट्रूमेंट, तो मेरे साथ बने रहो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्या नाम है जिससे मेजर करते हैं, उसका नाम है वोल्ट मीटर, ठीक है। एक मीटर आता है क्या नापने के लिए, वो कमेंट में बता दो। फिलहाल मैं तुम्हें बता रहा हूँ वोल्ट मीटर का, ठीक है, वोल्ट मीटर। ये बात याद रखना, किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। अच्छा, और एक चीज़ और ये भी याद रख सकते हो कि 1 वोल्ट, 1 मिनट, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 जूल बाई 1 कूलम्ब, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो 1 वोल्ट को हम लोग किससे थे, वी से डिनोट कर दिए, पर कूलम, यानी 1 जूल पर कूलम, ठीक है। ये -1 क्यों आया, क्योंकि ये नीचे ऊपर वाला में गया, ठीक है, इसलिए -1 लगा दे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये वाला भी चीज़ हो याद रख लेना, ठीक है, कभी कभी ये पूछ देता है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। देखो जो भी चीज़ करा रहे हैं इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं। और कुछ चीज़ें, हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि इसका क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है ना। तुमसे पूछ देगा वर्क डन, तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हो सकता है सब्जेक्टिव में ना पूछे, ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि छोटा छोटा मतलब ज़्यादा पेजेस का न्यूमेरिकल्स तो आता नहीं है, बहुत छोटा छोटा रहता है। तो तुमसे पूछ देगा वर्क डन का, वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालने दे देगा तुमको, ठीक है। फाइंड वर्क डन मूविंग चार्ज, अगर तुमको चार्ज का वैल्यू दे देगा 2 कूलम, ठीक है, यानी आपका ये जो आपका क्यू है, क्यू इक्वल टू 2 दे दिया, ठीक है। और आपका जो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना दे दिया, 12 दे दिया। अब आपको बोलेगा वर्क डन निकाल लें, ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, वर्क डन का फॉर्मूला, मतलब सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता है क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q होता है ना, होता है। तो चलो नंबर रखते हैं, देखो V की जगह क्या रखेंगे, V की जगह कितना दिया 12, तो 12 रख दो, ठीक है। ये तो निकालना है तो इसको एज इट इज़ रख दो। और Q कितना हम लोग का, Q कितना है, 2 है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, ठीक है। तो कितना वर्क डन कितना हो गया, 24, सिंपल सा। इसी हिसाब से पूछ सकता, हो सकता है तुम्हें क्या करेगा, इस बार ऐसा भी हो सकता है यहाँ तुम्हें वर्क डन कुछ भी दे देगा, ठीक है, 32 दे दिया, 10 दे दिया, तो तुमसे ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा, इसी हिसाब से आगे पीछे करके पूछते रहता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला और इसका इसी तरीके से एक, अगर मान लो तुमको सब्जेक्टिव में दे दिया, तुम किस हिसाब से लिखोगे, तो वर्क डन, देखिए वर्क डन निकालने दे दिया तो सिंपल सा गिवन लिख देना, गिवन दिया हुआ Q इक्वल टू 2 कूलम, V दी का वोल्ट, शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिख देना, चार्ज इतना दिया हुआ है, वोल्ट इतना, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस आपका दिया हुआ है कितना 12, वहाँ पे फिर फॉर्मूला लिखना V इक्वल टू W/Q, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करना, ताकि 2 नंबर का 2 नंबर उसको देने में भी कंजूसी ना हो, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन में अक्सर पूछा जा सकता है, या तो मुझे जहाँ तक लगता है ऑब्जेक्टिव में बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस हिसाब के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। आ जाए देखो, साइड व्यू मिरर किस, सॉरी, साइड मिरर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बोलो बोलो, अभी हम लोग बड़े कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं ना। चलो, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर का यूजेस इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4-5 यूजेस हर जगह, 4-5, चाहे मिरर हो, ठीक है, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, 5-5 यूजेस याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो, और ये भी कनकेव, कन्वर्जिंग, कन्वेक्स, डाइवर्जिंग, ठीक है, लेंस के केसेस में अलग हो जाता है, तो ये चीज़ें भी याद रखना, हर एक चीज़ें मैं साथ साथ बताते चल रहा हूँ। आ जाओ, कितना नंबर में क्वेश्चन, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 9, व्हेन लाइट जो है इंटर करता है कहाँ, एयर से ग्लास में, तो रे किस तरीके से बेंड करता है। ये आप जब आप रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, वहाँ देखना, एक रिफ्रैक्शन में एक पेंसिल डाला होगा, ठीक है, वहाँ पे स्नेल्स लॉ, ठीक है, नहीं, स्नेल्स लॉ के नीचे था ये वाला टॉपिक, ठीक है। आप देखना एयर से मीडियम चेंज हो रहा था, तो क्या हो रहा था, टुवर्ड द नॉर्मल जा रहा था, ठीक है, याद रखना, टुवर्ड द नॉर्मल लाइन जा रहा था, ठीक है। और कुछ चीज़ें, ठीक है, रिफ्लेक्शन अच्छे से देख लेना। एसआई यूनिट बहुत अच्छा खासा पूछता है। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर से है, ठीक है। टाइम मिले तो देख लेना मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ये एम्पियर किसका है यूनिट, बताओ फटाक से, बताओ, सोचो। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, मैं साथ साथ बता दिया। और कुछ चीज़ें, फैराडे किसका होता है,
ये इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, बट आई थिंक ये 12 का है, फैराडे, ठीक है। तो नहीं पूछना चाहिए बट फिर भी दिया है तो बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, ठीक है, 12th में है। वेबर भी आपको 12th में ही मिल जाएंगे। वैसे ये जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, ठीक है। मैग्नेटिक पूछ दिया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, 12th में पढ़ लेना, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना। ये सब ऐसा यूनिट जितने भी है, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना। हाँ, ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टर पैरेलल में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। अगर सीरीज़ में लगाने के बाद बोले तो सिंपल सा R1 + R2 को हम लोग क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। अगर हम लोग फिलहाल पैरेलल की बात किया है तो पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे बोलो, तो हम लोग सिंपल सा 1/R = 1/R1 प्लस का 1/R2। और इसमें थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने में गलती हो गया, इसी कारण से ऑप्शन आपको मैच नहीं हो रहा होगा, ठीक है। याद रखना, इस तरीके से आपको NCERT में दिया हुआ है, ठीक है, याद देख लेना एक बार अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जूल पर कूलम, देखा लग रहा है क्या, देखा लग रहा है। हाँ, तो जूल पर कूलम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, देखो यही तो पूछा है, जूल पर कूलम को किस नाम से जानते हैं, वोल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल करेंगे, है ना, वोल्ट में। अच्छा, ये ओम क्या है, ये उल्टा हंडी, ये क्या है बताओ, क्या है, सब्जी बनाने के लिए, नहीं, ये क्या है, ये रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस ऐसा क्या होता है, ऐसा यूनिट ओम होता है ना, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट है क्या। रेसिस्टेंस भी देख लेना अच्छे से, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड कर, सॉरी, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, वो 3 जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको ढंग से देख लेना। मैं तुम्हें साथ साथ बताते चल रहा हूँ, बस बात को फॉलो करते चलो, और तुम कहाँ पहुँच जाओगे तुम्हें मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। और कुछ, अच्छा, और कुछ बता सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ ओम से बता दें कि 1 ओम जो होता है वो कितना होता है, 1 वोल्ट 1 एम्पेयर, ठीक है भाई, 1 एम्पेयर, याद रख लेना, ये भी काम दे देगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें नहीं, फिलहाल के लिए इतना याद रखो, याद रख लेना। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू R = रेसिस्टेंस V/I, ये भी याद रखिए लो साथ साथ में, अगर तुम लोग देख रहे हो, सुन रहे हो मुझे तो, ठीक है। चलिए, लॉन्ग साइटेडनेस, देखो अगर ह्यूमन आई में 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना हो बोर्ड वालों को, तो एक ही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट करता है कि ह्यूमन आई में कौन कौन सा प्रॉब्लम है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, मेरेपिया तो नहीं है, ठीक है, ये 3 पिया, ठीक है, मतलब 3 पिया को अच्छे से देख लेना है ना, क्योंकि ये 3 पिया एग्जाम में 5 नंबर के लिए आता है, और साथ में क्या क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं, किसके किसके कारण से होता है, ये पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में कारण, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, किस किस नाम से जाना जाता है, और क्या क्या, अच्छा कौन सा लेंस लगाने से हो जाता है, ठीक, इस तरीके से पूछता है। तो फिलहाल पूछा लॉन्ग साइटेडनेस डिफेक्ट जो है वो क्या क्लियर देख सकता है, नाम पे जाना सीधा। अगर लॉन्ग साइटेडनेस बोले तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सही से देख पाएगा, अगर शॉर्ट साइटेडनेस बोले तो आप नियर साइटेडनेस कर देना है, ठीक है। यहाँ बोलना चाह रहा है कि लॉन्ग साइटेडनेस जो होगा, बीमारी होगा, उस वो क्या क्लियर देख पाएगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस देख पाएगा, सिंपल सा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख पाएगा। अगर शॉर्ट साइटेडनेस होता तो वो पास का चीज़ देख पाता, दूर का चीज़ नहीं देख पाता, इसी हिसाब से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। लॉन्ग साइटेडनेस बोले तो लॉन्ग साइड को वो क्लियर देख पाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि 3 टाइप के होते हैं। अच्छा, इसके नाम अलग अलग नाम से भी आपको परेशान कर सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक मायोपिया, यानी बोलो मायोपिया, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, फार साइटेडनेस, ठीक है, यानी लॉन्ग साइटेडनेस, वही बात है, ठीक है, फार साइटेडनेस, SIGHTEDNESS, साइटेडनेस पहला। दूसरा, अच्छा इसके साथ साथ मैं लिखा दूँ क्या कुछ, अच्छा चलो मैं साथ साथ लिखा दूँ। मायोपिया जो होता है ये किसके कारण होता है, इस तरीके मायोपिया का जो क्या कारण है, सबसे पहले जो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस हो जाता है, ठीक है। क्या होता है एक्सेसिव कर्वेचर, लिख दो क्या, लिख देता है, ठीक है। एक्सेसिव क्या होता है, कर्वेचर, NCERT का लाइन है डायरेक्ट, ठीक है, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। और दूसरा क्या है, लेंस है भाई, लेंस, ठीक है। और दूसरा क्या कारण होता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल किस मतलब किस डिफेक्ट के कारण होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो किसके कारण से, मायोपिया के कारण से। तो इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल किसके कारण हो रहा है, यहाँ पे आपका मायोपिया। इसको ठीक क्या करेंगे, कौन सा लेंस लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, कनकेव, याद रखना, नॉट वेक्स, कनकेव है, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, याद रखना, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे मायोपिया में, ठीक है।
अब आ जाओ, दूसरा बीमारी का नाम क्या है बताओ। ठीक है, दूसरा बीमारी का नाम है आपका हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। और इसको किस नाम से जानते हैं? इस पिया को हम लोग नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। साइटेडनेस के नाम से हम लोग जानते हैं। और कुछ चीज़ें इसके बारे में? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें कौन सा चीज़ क्लियर दिखेगा? जैसे यहाँ पूछा है ना, जैसे यहाँ लॉन्ग साइटेडनेस पूछा, अगर पूछ देता है कि हाइपरमेट्रोपिया या नियर साइटेडनेस डिफेक्ट आई कैन सी क्लियरली, क्या तो क्या देखेगा? नियर साइड, वो नियर जो है वो चीज़ क्लियर दिखेगा। ठीक है, अगर नियर साइटेडनेस पूछा है तो नियर चीज़ क्लियर दिखेगा, फार का पूछा है तो फार वाला क्लियर दिखेगा। सिंपल सा बात है। ये किसके कारण से होता है वैसे? ये कारण बता दो। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें फोकल लेंथ ऑफ जो आई लेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, द फोकल लेंथ जो होता है किसका? आई लेंस का, ऑफ द आई लेंस, वो क्या हो जाता है? टू लॉन्ग हो जाता है, याद रखना। और साथ साथ दूसरा कंडीशन क्या होता है इसमें कि जो आई बॉल जो होता है वो स्मॉल हो जाता है। द आई बॉल जो होता है, अच्छा आई बॉल का डायमीटर आपके एनसीईआरटी में आप लोग बता पाओगे? आई बॉल का डायमीटर कितना था? फर्स्ट पेज में ही एनसीईआरटी का आई थिंक लास्ट के पैराग्राफ में ऊपर देखने को मिलेगा आपको आई के बारे में। ठीक है, और आई का अगर डायग्राम बना दोगे तो अच्छा लगेगा उसको भी, हमको भी, है ना। आई का डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो। मैं पूछा आई का डायमीटर कितना होता है। ठीक है, एनसीईआरटी का डाटा है, बताओ कमेंट सेक्शन में। नहीं याद है? देख के बताओ, क्या पता एग्जाम में वही पूछ लें, है ना, क्योंकि मैं भूल गया। आई थिंक 2.5 समथिंग कुछ था, बट क्लियर नहीं हूँ, एक बार देख लेना इसमें। हाँ, मैं बता रहा था आई बॉल के बारे में, है ना। आई बॉल क्या होता है? बिकम टू स्मॉल हो जाता है। ठीक है, क्या लगा कर ठीक करेंगे इसको? चाय पी के? नहीं, इसमें कन्वेक्स लगाना होगा। कौन सा लेंस? कन्वेक्स। आपको क्या लगाना होगा? एन कहाँ गया? घूमने नहीं, आ गया। कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे। ये बात को याद रखना। कभी कभी ये पूछेगा कि मायोपिया में कौन सा लेंस लगाएंगे? कनकेव। हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स। ठीक है, और आता है तीसरा आपका जो अक्सर ओल्ड एज लोगों को होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? बोलो बोलो बोलो। प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया। किधर गया? प्रेसबायोपिया। ठीक है, इसमें ये किसके कारण से होता है? ये इसमें दोनों में मतलब बहुत सारे वो आइज में प्रॉब्लम आते हैं, मिल्क वगैरह जमने लगता है। ठीक है, तो वो कारण होता है। और इसमें बेसिकली किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कौन सा लेंस का? इसमें दोनों, मतलब दोनों लग सकते हैं, या तो कनकेव लगेगा या कन्वेक्स लगेगा, उसके अकॉर्डिंग लगेगा भाई। तो इसमें हम लोग सिंपल सा बाईफोकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बाईफोकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आप याद रखना। और तीनों का अगर आप वो जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में, तीनों का डायग्राम भी अगर देख के चल जाते हो, मतलब मायोपिया का अलग डायग्राम था कि कहाँ बन रहा है, हाइपरमेट्रोपिया का भी, प्रेसबायो का भी, उतना कर लेते हो ना एग्जाम में तो हेल्प करेगा। साथ में आने वाले जो भी आप लोग एंट्रांस वगैरह जो भी चीज़ दोगे, ठीक है, 10th के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक ही बार मेहनत कर लो, कुछ ही दिन है, कर लो, हो जाएगा सब चीज़ें। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें से रिलेटेड बता ही दिया। और ये 5 नंबर का मामला है। ठीक है, दिल का मामला होता तो छोड़ देते हैं। 5 नंबर का मामला है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। क्या होता है, क्या कारण होते हैं? ऑलरेडी मैंने दो कारण तो बता ही दिया है। बस आपका इसको थोड़ा सा अरेंज फॉर्मेट में लिख लेना, अच्छा लगेगा उसको भी, है ना। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई इन हाउस कितना लगता है हम लोग घर पे आता है? बोलो। 240? नहीं, बिल्कुल नहीं, 220। क्या? एसी करंट की डीसी? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ठीक है, ओवरलोडिंग हो जाता है। और मैं तुम्हें बताऊँ, और ओवरलोडिंग, ठीक है, इससे बचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बोलो। सर्फ एक्सेल? नहीं, फ्यूज़ आपने पढ़ा होगा, एक थिन फ्यूज़ इस टाइप का होता है, समथिंग यार इस टाइप का एक तार होता है सिंपल सा। वो जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है तो ये कट हो जाता है, जिसके कारण से पूरा घर का बिजली, उस बोर्ड का बिजली खत्म हो जाता है। ठीक है, और एक मेन लाइन की तरफ तो होता ही है वो स्विच, अलग बात है। फ्यूज़ हम लोग हर बोर्ड में देखे होगे ना, एक फ्यूज़ रहता है। तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये और ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पता है कहाँ से सेट किया गया? सब एनसीईआरटी से, इसे कोई शक नहीं। एनसीईआरटी का लास्ट पेजेस में जो समरी होता है, हर चैप्टर का समरी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ तुम्हें कि उसको पढ़ के जाना। और दोनों एग्जैक्टली एक लाइन ऊपर ये है, उसके ऊपर ये नीचे लाइन वाला ये, दोनों चीज़ पूछा है। तो एनसीईआरटी का समरी आप देख के जाना। समरी मतलब वो समरी बुक वगैरह अलग बुक मत रखना। लास्ट चैप्टर एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस के बाद के पेजेस के जो है
व्हाट डू यू नो, शायद SST में डू यू नो वाला है वो तो ठीक ही है, लेकिन उसके बाद NCERT के जो है वो कुछ कुछ पॉइंट्स दिया गया है, उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए आते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन अपना ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है ना, 15 फिजिक्स के आगे इस तरीके से। अब ये नहीं रहता है कि कोई फिक्स है इतना 20 इतना आएगा, उससे फिजिक्स में इतना आएगा, केमिस्ट्री तो कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल 15 पूछा, फिर आगे हो सकता है फिजिक्स आ जाए, ठीक है, इससे क्योंकि उसको 80 क्वेश्चन बनाना है ना, ठीक है। चलिए यहाँ से पहला आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कौन आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो कौन अपना ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो बता सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। एक बहुत फेवरेट सा क्वेश्चन बनता है, 3-4 एक्सेप्शंस की चीज़ें जो बिहार बोर्ड पूछता है। सभी मेटल क्या होते हैं, मैं तुम्हें हिंट मैं बता रहा हूँ, मेटल नॉन मेटल डिफरेंस याद कर लेना, फिजिकल के बेसिस पे भी केमिकल के बेसिस पे भी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस वो डिब्बा वाला अच्छे से बना के कर लेना। ऑलरेडी अगर क्वेश्चन आया है तो मैंने इस वीडियो मतलब इस सैम्पल में तो सॉल्यूशन होगा ही, ठीक है, लेकिन तुम्हें मैं बता रहा हूँ मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मेरे टाइम पे आई थिंक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आया था, ठीक है, तो याद रख लेना। बताए हुए बातों को ध्यान देना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक। अच्छा हाँ, इससे रिलेटेड मैं बता रहा था कि सभी मेटल कैसे होते हैं आपको मालूम है, बोलो बोलो कैसे होते हैं मेटल, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन एक मतलब सॉलिड होता है, लेकिन एक ऐसा है कमबख्त जो क्या है वो नहीं होता है, कौन, ऑल मेटल एक्सेप्ट जो आपका आता है कौन, मरकरी, बहुत बार पूछता है, ठीक है, बहुत बार आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये जो होता है ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता है, ये बात याद रखना, ये सब कोई सॉलिड में रहता है रूम टेम्परेचर में, बट मरकरी नहीं रहता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। दूसरा पॉइंट और क्या पूछता है, अच्छा सबसे देखो, और आपको ये पता है मेटल है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है, ये बात मालूम है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, लेकिन दो कमबख्त ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है, यहाँ में पिघल गया वही वाला हाल हो जाता है इसके साथ। क्या नाम है उसका, गैलियम, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं यार, गैलियम, ठीक है, एक होता है गैलियम, उसी का दूसरा चचेरा भाई है, एक आता है कैल्शियम, ठीक है, सॉरी कैल्शियम नॉट सीजियम, ठीक है, सीजियम, याद रख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है कि गैलियम और सीजियम हाथ में रखोगे पिघल जाएगा, ठीक है। तो देखो मेटल नॉर्मली क्या होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन मरकरी को छोड़ करके, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है लेकिन दो कमबख्त गैलियम सीजियम को छोड़ करके, ठीक है, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। हाँ और कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड, हाँ देखो आयोडीन जो होता है वो नॉन मेटल होता है लेकिन वो लस्टर होता है। अच्छा एक चीज़ बहुत बार पूछता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, तो डायमंड, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करें तो डायमंड याद रखना, ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन में आता है, कार्बोनेट्स कंपाउंड हटा नहीं है चैप्टर से, तुम लोग पढ़ लेना, NCERT में कोई भी चैप्टर मिस नहीं हुआ है बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो डायमंड का होता है ये हार्डेस्ट होता है, ठीक है, और तुम लोग फालतू बोलते हो उसका पत्थर का दिल है, नहीं उसका डायमंड का दिल है, इसलिए हार्डेस्ट होता है, समझे, हार्डेस्ट, ठीक है, याद रखना, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और कुछ चीज़ें आयोडीन वाला तो बता ही दिया, ठीक है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, फिर भी ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, इसी में इंक्लूड कर लेना। आ जाओ, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ, अच्छा पीएच से याद रखना, पीएच का एक सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है कि आप ये बताओ कि जो पीएच का यूजर्स कहाँ होता है डेली लाइफ में, तो अलग अलग आपके NCERT में है 4-5 टॉपिक्स, उससे कुछ पॉइंट्स, कम से 5-6 पॉइंट्स आप याद कर लेना, ठीक है। पीएच का फिलहाल बोला अल्कलाइन सॉल्यूशन का क्या होता है पीएच वैल्यू, अल्कलाइन सॉल्यूशन का, अल्कलाइन सॉल्यूशन का बोला है तो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगर नॉर्मल की बात करें तो एकदम बात करें 7 हो जाएगा, लेस देन एसिडिक हो जाएगा, इस हिसाब से चीज़ें हैं, तो आप इसको देख बार अच्छे से देख लेना पीएच वैल्यू। और कुछ पीएच वाला जो इंपॉर्टेंट होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ ताकि एग्ज़ाम में आए तो तुम लोग कर लेना। इंपॉर्टेंट पीएच सबसे पहले आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, किसका बताऊँ सबसे पहले हाँ ये सब पीएच याद रखना, गैस्ट्रिक जूस पिला दो, है ना, 1.2 पॉइंट है, ठीक है, नॉट 102, है ना। दूसरा बात करें लेमन जूस, ठीक है, मौसमी का नहीं, ठीक है, ये कितना 2.2, ठीक है। थर्ड आपका प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है 7.4, डाटा याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
क्या है बोलो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। कितना होता है इसका, 10 होता है, परफेक्ट 10। 5 नंबर में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, इसका कितना होता है, 14 होता है, ठीक। ये सब याद रख लेना पीएच। और कुछ कुछ चीज़ें, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा था कि देखो टूथ, जो यहाँ पे देखो कुछ टूथ डेकेसी होगा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे टूथ एनसीईआरटी में है, टूथ डेकेसी कब होगा, जब लोअर देन 5.5 होगा, ठीक है। दांत इनामल हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, वो तो आपको मालूम है, ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट तो इनामल से बना होता है। अगर 5.5 से कम हुआ तब आपका दांत सड़ने लगेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था कि हमारा बॉडी वर्क करता है किस पीएच रेंज में, तो बोलो कितना होता है, आवर बॉडी, इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी जो है ये वर्क कितने पीएच में, विद इन, बोलो विद इन द पीएच रेंज कितना होना चाहिए, याद रखना 7.0 से 7.8, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 7.0 से 7.8। दूसरा पॉइंट हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और एसिड रेन के लिए कितना पीएच होना चाहिए, एसिड रेन के लिए, किसके लिए, बोलो साथ साथ बोलो, एसिड रेन के लिए, ठीक है। तो एसिड रेन लिख दूँ, हाँ, एसिड रेन के लिए कितना होना चाहिए, लेस देन 5.6, लेस देन, ठीक है, तुम लोग मोर देन मत कर देना, 5.6, ये नॉट 8 है, ये है आपका 5। ये सब डाटा याद होना चाहिए, ठीक है, जो जितने भी चीज़ें था इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें करा दिया, ठीक है, याद रख लेना, आगे कुछ नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 में आता है, इसमें से कौन सा ऑड कंपाउंड, ऑड मतलब देखो सिंपल सा ऐसे तुम्हें दे देगा, ऑड मतलब इसमें से सबसे अलग कौन सा है, कैसे पहचानोगे, ऑड मतलब क्या है, सबसे अलग, सबसे जुदा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, वो तो ठीक है। अब इससे बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बार पूछता है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 H2O होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को याद रख लेना, ठीक है। और अच्छा, इसका नाम क्या है, उसको दूसरे नाम से भी तो जान सकते हैं, क्या नाम है इसका, कैल्शियम, याद रख लेना, ठीक है। कभी कभी दे देगा, नाम दे देगा, अब इसका फॉर्मूला बताओ, तो नाम ही याद नहीं है ना, बस प्लास्टर ऑफ पेरिस यही इजी था, याद कर लिए थे, लेकिन ये भूल गए थे, याद रखना, कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट, यहाँ पे लिख दो, आगे लिख दे, दे दीजिएगा, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। आप लोग पेंसिल से लिखने की कोशिश करना ताकि कुछ भी चीज़ और ऐड करना हो, मिटाना हो, सब कुछ कर पाओ, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक आपका जो गिप्सम है, GYPSUM, ठीक, गिप्सम, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, CaSO4.2H2O, ठीक है, 2H2O, ये इंपॉर्टेंट है। गिप्सम को कितना में हीट करेंगे, हीट करते हैं ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिले, तो हीट करते हैं, इसको हीटिंग करते हैं 373 केल्विन पे, ये इंपॉर्टेंट है, डाटा याद रख लेना, कितना में हीट करते हैं, 373 को, ठीक है, गिप्सम को। और कुछ फिलहाल तो ठीक है, इतना ही याद रखो। अच्छा, और कुछ बता दूँ क्या, हाँ लिख लो तब। एक होता है वॉशिंग सोडा क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूजेस क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, उसका यूजेस क्या होता है, ये एकदम ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। यूजेस आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये आपका एसिड बेस वाला चैप्टर जो है, साल्ट वाला पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कभी पूछ लेगा वॉशिंग सोडा का यूजेस बताओ, बेकिंग सोडा का यूजेस बताओ, अच्छा ठीक है, बेकिंग सोडा का यूजेस बताओ, क्या होता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है, एंटासिड बनाने के लिए, सोडा एसिड बनाने के लिए, इस तरीके से कुछ ही पूछ सकता है। तुम लोग मेरे बातों को नहीं, नॉट बातों को, है ना, अब अच्छे से सुनते रहना। किसका बात करें हम लोग, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, 0.10H2O, ठीक है, पहला प्यार है। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या है अपना, ब्लीचिंग पाउडर याद, यूजेस इंपॉर्टेंट है,
ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कुछ बेकिंग सोडा का यूज़, अच्छा यहीं पे पूछा है बेकिंग सोडा का क्या क्या यूजेस होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे NaCO3। ठीक है, चलिए हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज़ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी C3H8। क्यों है ये, क्योंकि आप जब ये क्या है, एक तरह की जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन है, अल्कीन का फार्मूला लगाइएगा, फिर वहाँ से ये चीज़ बन जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाइड कर जाएगा कि ये क्या है, एक तरीके का आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है किसमें, आपका अल्कीन्स में। ठीक है, यहाँ पे उसी से रिलेटेड यहाँ पे जनरल फार्मूला अल्कीन अल्कीन अल्काइन, तीनों से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये एक तो फार्मूला पूछ देगा, जैसे यहाँ पे जनरल फार्मूला का यूज़ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे जनरल फार्मूला पूछ दिया क्वेश्चन नंबर 21 कि CnH2n+2 ये किसका जनरल फार्मूला है, तो ये किसका जनरल फार्मूला है, ये आपका अल्कीन का जनरल फार्मूला है। ठीक है, और क्या किसका किसका पूछ सकता है, अल्कीन का और अल्काइन का, सीधी बात है। ठीक है, तो हम लोग और किसका किसका बता दें आपको। सबसे पहले एक होता है अल्काइन का, कितना होता है, अल्काइन का होता है वो आपका CnH2n-2, जो अभी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, याद रखना अल्काइन का, ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है अल्काइन का, क्या होता है CnH2n-2, याद रखना। और आपका क्या होता है अल्कीन का, क्या होता है अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, ये होता है। कार्बोनेट्स कंपाउंड से क्वेश्चन है। और कुछ फार्मूलाज जो है वो डायरेक्ट पूछ लेता है, मैं बता दूँ। C2H6 क्या होता है, इथेन, बहुत बार पूछ लेता है। C2H4 क्या होता है, इथीन। ठीक है, या इथेन है, या एन अच्छे से लिख देता है ना, इथेन। ठीक है, या इथीन, उसका C2H को ढंग से लिख लेते हैं ना, C2H2 कितना होता है, इथाइन होता है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। एक होता है C6H6, ये तो बहुत बेंजीन का फॉर्मूला है। ठीक है, C6H6 बहुत बार पूछ लेता है, सब सब्जेक्टिव में, बेंजीन। ठीक है, नोमेनक्लेचर से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सा बात है। उसके बाद यहाँ पूछा है क्वेश्चन कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ चीज़ें पूछता है, मैं तो बता दूँ कि कम से कम एटॉमिक नंबर, इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, रेशियो ऑफ HCl और HNO3 एक्वारिज्म में कितना होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 3:1 होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन कितना प्रॉपरली वर्क करता है, तो 7.0 से 7.8। अच्छा, कौन सा नॉन मेटल है, वहाँ हम लोग मेटल की बात किए थे, तो मेटल में जो अपना मरकरी आ गया था, यहाँ नॉन मेटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर में। ठीक है, नॉन मेटल है। IUPAC नेम ऑफ एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है, तो इथेनॉल है। ठीक है, और कुछ फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला पूछ लेता है, एसिटिल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, तो C। इस फॉर्मूला याद रख लेना, फंक्शनल फॉर्मूला से पूछता है बहुत बार। ठीक है, कीटोन का कैसे किस तरीके से डिनोट करते हैं, कीटोन मैं बताता हूँ, फंक्शनल फॉर्मूला सब ये सब पूछता है। कीटोन का हो गया आपका, उसके बाद आपका अल्कोहल का बहुत बार पूछता है, OH। ठीक है, और उसके बाद आई थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पूछता है ना, ये सब आपके एग्जाम में, सॉरी बुक में है आपका फंक्शनल फार्मूला। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला सब है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बात कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा किस तरीके से, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट सब पूछता रहता है। और कुछ चीज़ें नहीं, इतना बात काफ़ी याद रहेगा। फंक्शनल फार्मूला अच्छे से ढंग से देख लेना। इसमें से कौन सा गैस यूज़ करते हैं वेल्डिंग ऑफ मेटल के लिए, ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इथाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और देखो और भी यूजेस जो है कार्बन कंपाउंड के लास्ट में, जो सोपनिफिकेशन, सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस है। ठीक है, और अलग अलग परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ है NCERT में, एक बार अच्छे से देख लेना। कौन सा साइंटिस्ट है जो लॉ ऑफ ट्राइड दिया था, ठीक है, तो कौन दिया था, बोलो कौन दिया था, डोबेर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड दिया था। किसके बेसिस में रखा था, एटॉमिक बेसिस की, एटॉमिक वेट के फॉर्म में रखा था, किसके बेसिस में रखा था, कितना वर्टिकल कॉलम था, क्या था, नहीं था, ये सब पीरियोडिक टेबल में है और NCERT में हटा दिया गया, लेकिन आप में पूरा का पूरा आएगा, तो उसको अच्छे से देखना ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाला। न्यूलैंड क्या दिया था, न्यूलैंड दिया था आपको लॉ ऑफ ऑक्टेव, बहुत बार पूछता है। ठीक है,
सारे गामा वाला, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। और डाल्टन क्या किया था, एटॉमिक वेट के बेसिस पे, और किस बेसिस पे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये पूछता है, ठीक है, कि किस बेसिस पे रखा था उन्होंने जो बनाया था, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। फिलहाल पूछा हाउ मेनी पीरियोडिक टेबल इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, सबको अच्छे से, मेंडलीव हो, न्यूलैंड हो, ठीक है, न्यूलैंड हो गया या फिर डुबेनियर हो गया, कुछ भी हो गया, सबको अच्छे से देख लेना, डुबेनियर का भी, डाल्टन का भी अच्छे से देख लेना। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें, इनका था 7 था, ठीक है, याद रख लेना। पेट्रोल और कोल क्या है, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का आपका फ्यूल है, तो किस तरीके का फ्यूल है, फॉसल फ्यूल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा नेचुरल गैस है, इसमें तो सब नेचुरल रिसोर्सेस है, सॉरी, तो नेचुरल सब के सब है। कैल्शियम का मैंने बताया एटॉमिक नंबर 30 तक याद होना चाहिए, तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है आपका, बोलो 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 बोलो, कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। 15 किसका होता है वैसे, 15 होता है आपका फॉस्फोरस का। 30 तक याद कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। और 30 से ज़्यादा कुछ कुछ आते हैं, बट 30 तक नॉर्मली रहता है, 30 से 30, हाँ 30 तक याद कर लेना, काफ़ी रहेगा। फॉस्फोरस। 18 आर्गन, आर्गन को क्या यूज़ करते हैं, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों यूज़ करते हैं, याद रख लेना, बता रहा हूँ सब। क्लोरीन, ClOCH, क्लोरीन। अच्छा मैं तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें लिखा देता हूँ, ज़्यादा पूछता है। एक अपना आयरन, आयरन का 26, और कुछ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन में का होता है 53, और कुछ बिल्कुल निकेल का होता है, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, निकेल का होता है आपका 28। कॉपर, ये अक्सर ज़्यादा पूछता है, कॉपर हो गया 29। उसके बाद आपका गोल्ड का पूछ लेता है, ये वैसे 30 के पार है बट पूछ देता है। सोडियम, सोडियम का कितना होता है, 11, ज़्यादा पूछता है। फ्लोरीन का भी पूछता है अच्छा खासा, फ्लोरीन। फ्लोरीन का हो जाएगा आपका 9। नाइट्रोजन का पूछता है, नाइट्रोजन का हो जाएगा 7। ये अपना ऑक्सीजन का भी पूछता है, ऑक्सीजन का 8। इस टाइप से बहुत सारे पूछता है, बट आप मैं बताऊँ 1 से लेकर 30 तक याद रख लेना, काम बन जाएगा। कोई एक से ज़्यादा पूछ लेता है 30 से, जैसे गोल्ड हो गया, और कुछ कुछ है जैसे आयोडीन हो गया, ठीक है। तो अगर आएगा फिर नेक्स्ट इसमें तो मैं और भी चीज़ें बता दूंगा। कौन सा नेसेसरी ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक का डेफिनेशन, ज़्यादा डिफरेंस पूछता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक जो खुद ब खुद खाना बना लेता है, जैसे अपना प्लांट का एग्जांपल हो गया, इसमें से यही पूछता है कि ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या है, तो प्लांट आ जाता है, ठीक है। तो सभी चीज़ चाहिए भाई इसको, ठीक है। अच्छा इसके लिए क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है। अगर तुमसे फोटोसिंथेसिस पूछे तो प्रोसेस बता देना फोटोसिंथेसिस का, साथ में लास्ट में फॉर्मूला ज़रूर लिखना। फॉर्मूला क्या था, 6CO2 प्लस का 12, क्या 12H2O, 12H2O किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है। और आपका जो है, और क्या था, एक एक्स्ट्रा लग गया, कोई बात नहीं। उसके बाद और क्या था, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट, ठीक है, के प्रेजेंस में क्या बन रहा था, बताओ क्या बन रहा था, कहाँ C6H12O6। वैसे ये किसका फॉर्मूला है ये बताओ तो, ये होता है ग्लूकोज का, बहुत बार पूछता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों पूछता है, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला बता देना। हाँ प्लस का क्या बनता है, 6O2 बनता है, प्लस का 6 है, 6H2O बनता है। इस तरीके का इक्वेशन है ये वाला। अच्छा रुको मैं ना जादू करता हूँ, जादू, ठीक, ये हो गया जादू, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में, इसमें से कौन सा डीकम्पोजर है, तो बैक्टीरिया डीकम्पोजर। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, ठीक है। और इसमें फ्लावर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, अच्छे से देख लेना डायग्राम के साथ फ्लावर वाला। तो किसका, फिलहाल पपाया का जो होता है ये एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल का, ठीक है। पपाया पूछ ले, पपाया ना दे तो ऑप्शन और क्या होता है, वाटरमेलन भी होता है इसका एग्जाम्पल। और एक याद रख लेना, एक तो अपना वाटरमेलन भी याद रख लेना, वाटरमेलन, ठीक है। अच्छा अगर बाइसेक्सुअल का पूछ ले, इसका पूछ ले, बाइसेक्सुअल का पूछ ले, क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल का हो जाएगा आपका, ये दो तो लिखा हुआ है ऑलरेडी आपका, मस्टर्ड,
मस्टर्ड और आपका हबिस्कस, ठीक है, याद रखना। ये दोनों क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल का हो जाएगा। और कुछ चीज़ें इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। और कुछ चीज़ें याद रखना, फ्लावर वाला अच्छे से देख लेना, ठीक है, अच्छे से डायग्राम के साथ। तो हो सकता है कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ देता है। 35 क्वेश्चन हो गया और 5 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मामला को ख़त्म करेंगे। मेंडल ने किस एक्सपेरिमेंट को क्या चूज़ किया था, तो अपना मटर का चूज़ किया था, ठीक है। और मेंडल का एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा देख लेना, कितना टाइम लगा था, ठीक है, क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट किया था, क्या क्या आया था, रिजल्ट थोड़ा सा देख लेना। हो सकता है 2 नंबर में 3 नंबर, हालांकि कुछ सालों से देखा है कि नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है, आ चुका है PYQs में है, लेकिन रिसेंटली ईयर में थोड़ा सा कम देखने मिला है। ज़्यादा ये पूछता है कि क्या यूज़ किया था, तो पी मटर, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ लिविंग इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, किससे बढ़ा रहा है, किससे, रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन हो, डिकम्पोजिशन हो, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, लाइफ प्रोसेस में जितने भी है, चाहे लाइफ प्रोसेस को इंक्लूड करके रेस्पिरेशन, डाइजेशन, हर एक का डेफिनेशन याद रखना। रिप्रोडक्शन इसका आंसर हो जाएगा। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग जानते हैं, अब बोलो बोलो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्रेमेंटेशन अलग प्रोसेस होता है, जर्मिनेशन अलग प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सब डेफिनेशन भी देख लेना, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। अच्छा, बेसल पार्ट ऑफ द गाइनोसियम हम लोग किस नाम से जानते हैं, बेसल पार्ट ऑफ गाइनोसियम को हम लोग कहते हैं ओवरी, ठीक है। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ठीक है, इस तरीके से देख लेना। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, विच ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फॉर ऑल ग्रुप्स, ये क्वेश्चन आपके हवाले, एक क्वेश्चन, ताकि मुझे पता चले आप लोग लास्ट तक देख रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 41 से लेकर के पूरा का पूरा। अभी देखो यहाँ फिर से फिजिक्स की चीज़ें आ गए, ठीक है, और भी चीज़ें कनेक्टेड, जो भी चीज़ें होंगे हम लोग बता देंगे, है ना। चलो, इस तरीके से है, या 80 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो इस तरीके से डायग्राम पूछा था, देखो ये आपका स्फेरिकल लेंसेज का ये पूछा, न्यूमेरिकल्स पूछा था, किस में इमेज किस तरीके से बनता है, ठीक है। सोलर एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंट है, इलेक्ट्रिकल बल्ब अभी मैंने बताया था, ठीक है। फॉर्मेशन, इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी है ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो वो सब आइसोमरिज्म से का सोप और आपका डिटर्जेंट में डिफरेंस हो, रिस्पिरेशन कंबसन में चाहे डिफरेंस हो, फोटोसिंथेसिस जो भी हो, इस तरीके का आपको आंसर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। 40 MCQ कर लिए, कनेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए। थैंक यू सो मच। और जिनको आप सिंपल सा बुक चाहिए, आप सिंपल से ये बुक बाय कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में रहेगा। बात यही है, बुक पब्लिश तो नहीं हो पाया, लेकिन इतना है तो हेल्प ज़रूर हो रहा है, ठीक है। इस नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट अभी तो 400 का 200 मिल रहा है, साथ में मैथ का प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज़ और भी जो भी चीज़ आएंगे वो फ्री मिल जाएगा। नंबर दिया हुआ, इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डिकोड सीरीज़ का हो गया वीडियोज़ खत्म। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में कॉमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।